नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस का खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार में शुरुआत करेंगे पहली खबर की। आपको बता दें कि पहली खबर उत्तरकाशी से है, जहां सिलक्यारा टनल के भीतर ऑगर मशीन ने ड्रिल करके पाइप को अंदर से 1 मीटर तक काट लिया है। आपको बता दें कि मैनुअली तरीके से 800 mm तक पाइप को काट दिया गया है। पाइप काटे जाने के बाद अब आगे का मैनुअल काम शुरू किया जाएगा। टनल के भीतर 48 मीटर तक ह्यूम पाइप पड़ा हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभय केंतुरा। अभय, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अभय, वहां पर अभी तक क्या हुआ, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो रेस्क्यू अभियान का जो 16वां दिन रहा, आज 16वां दिन पूरी तरीके से मैनुअली इसे कहा जा सकता है। टनल्स के भीतर जो ऑगर मशीन के जो ब्लेड क्षतिग्रस्त हुए थे, उनको प्लाज्मा कटर से काटने का काम यहाँ पर किया गया। और इसके साथ साथ जो ऑगर मशीन की तरफ से जो 800 mm पाइप जो अंदर ड्रिल किया गया था, उस पाइप का जो अगला हिस्सा था, जिसे लगभग 1 मीटर का जो हिस्सा पाइप का था, जो क्षतिग्रस्त हुआ था हर्डल्स और जो लोहे की रॉड आने की वजह से, उस 1 मीटर पाइप के हिस्से को भी मैनुअली काटने का काम यहाँ पर किया गया। और अब इसके बाद ये कह सकते हैं कि जो स्पेशल दस्ता यहाँ पर आया है टनल्स के भीतर काम करने के लिए, वो अब मैनुअली रूप से यहाँ पर काम करेगा। उम्मीद ये है कि अगले 24 से 48 घंटे के भीतर एक दुखदायी खबर यहाँ पर हम सबको प्राप्त होगी, जिसमें रेस्क्यू अभियान को अंतिम पड़ाव पर पार करने की खबर यहाँ पर आ सकती है। क्योंकि अभी तक जो अभियान यहाँ पर चला है, 16 दिन तक चले इस रेस्क्यू अभियान में बड़ी बाधाएं यहाँ पर आई है। कोशिश यही है शासन प्रशासन की कि जो रेस्क्यू अभियान में 6 एजेंसियां यहाँ पर जुटी हुई है, उनकी वजह से यहाँ पर सफलताएं मिल सके और जो 41 श्रमिक टनल के भीतर फंसे उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। अभय जी, अभी एक बात मुझे बताइए कि अभी कितना समय लग जाएगा, क्योंकि मजदूरों को ये कहा जा रहा है कि पहले तो ये कहा जा रहा है कि बस कुछ ही देर बाद मजदूर बाहर आ जाएंगे, फिर कहा जा रहा है कि वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रही है। उनको ये सब चीजों से क्या लेना देना है? उनको तो बाहर आना है, वो अपने परिवार से इतने दिन से दूर हैं। उनके मानसिक पे, उनके शारीरिक पे इसका कितना प्रभाव पड़ रहा होगा। और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऑगर मशीन टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन वो बाहर कब तक आएंगे? या उनको यही ढक की तीन पात की कहानी सुनाई जाती रहेगी? बिल्कुल, यही एक सबसे बड़ी चीज यहाँ पर है। ये यक्ष प्रश्न सबके सामने है कि कब ये रेस्क्यू अभियान समाप्त होगा, कब श्रमिकों को बाहर सकुशल निकालने का काम किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से बाधाएं यहाँ पर आ रही है टनल के भीतर, और जो विशेषज्ञों की राय है, उस विशेषज्ञों की राय के अनुसार ये कहा जा सकता है कि अगले 24 से 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाले। रेस्क्यू अभियान अपने अंतिम पड़ाव पर यहाँ पर पहुंचेगा और जो श्रमिक टनल के भीतर फंसे उनको निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन ये सब चीजें तभी कही जा सकती है अगर ये रेस्क्यू अभियान निर्बाध रूप से आगे बढ़ता रहे, यानी कोई बड़ी बाधा सामने न आए। क्योंकि अभी तक जिस ऑगर मशीन पर काफी भरोसा किया गया था, जिसने ये कह सकते हैं कि 49 मीटर का पाइप ड्रिल करने का काम वहां पर किया गया था, उस ऑगर मशीन के सामने बड़ी बाधाएं यहाँ पर आई थी। हडल के रूप में बाधाएं थी, लोहे की गार्डर उनके सामने थी, जिसके चलते ये कह सकते हैं कि जो ऑगर मशीन के जो ब्लेड थे वो भी क्षतिग्रस्त यहाँ पर हो गए थे। और अब उनको प्लाज्मा कटर से काटने का काम यहाँ पर किया गया। ये प्लाज्मा कटर हैदराबाद से स्पेशल यहाँ पर मंगाया गया था, जिसके जरिए इसको ड्रिल करने, इस प्लाज्मा को जो ऑगर मशीन के जो ब्लेड थे उनको काटने का काम हुआ। लेकिन अभी भी ये कह सकते हैं कि मैनुअली और तकनीकी दोनों चीज से इस रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभय केंतुरा। सिलक्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू अभियान को राज्य और केंद्र दोनों मिलकर सफल बनाने में जुटे हुए हैं। प्राथमिकता पहले यही है कि टनल के अंदर फंसे मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जाए। कहीं ना कहीं ये सिलक्यारा टनल में चल रहा रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इस रेस्क्यू अभियान को मॉनिटर यहाँ पर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उन सब चीज़ों की मॉनिटर यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। रेस्क्यू अभियान जो चल रहा है उसकी जानकारी ले रहे हैं। आज बड़ा अपडेट ये
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रमुख सचिव है पीके मिश्रा वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो क्या टनल्स में जो ये रेस्क्यू अभियान चल रहा है उसकी जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा टनल्स के भीतर किस प्रकार से काम अधूरे हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको सिद्ध किया जा सकता है, उन सब चीजों की जानकारी ले रहे हैं। यहाँ पर पहुंचे हुए हैं केंद्र और राज्य सरकार के जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं, दिशा निर्देश उनको दे रहे हैं ताकि इस रेस्क्यू अभियान को मुकाम तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि इस रेस्क्यू अभियान में राज्य और केंद्र दोनों का समन्वय बहुत जरूरी है। उस समन्वय को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, समन्वय के माध्यम से, इस बेहतर समन्वय के माध्यम से कैसे इस रेस्क्यू अभियान को मुकाम तक पहुंचाया जा सकता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे रेस्क्यू अभियान को और आसानी से सफल बनाया जा सकता है, उसको गति दी जा सकती है ताकि इन श्रमिकों की जो टनल्स के भीतर जो श्रमिक फंसे हुए 41 उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। वो इस बात को लेकर यहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद है कि अब जब युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू अभियान चल रहा है और अब अंतिम पड़ाव पर है तो जल्द ही उन सभी श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाएगा, जिसकी दुआ सभी देशवासी समय मांगते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तरकाशी में पिछले 16 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 41 मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू 5 प्लान तैयार किया गया है। क्या है वो पांचों प्लान, हम आपको बताते हैं। देखिए, पहला प्लान आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। सिलक्यारा की तरफ से 800 mm की पाइप में फंसी ऑगर मशीन को निकाला गया। इसके बाद आगे की खुदाई मैनुअल तरीके से होगी। यह पहला प्लान है। आप देख सकते हैं कि 800 mm के पाइप में फंसी ऑगर मशीन को पहले निकाला जाएगा, इसके बाद आगे की खुदाई की जाएगी। दूसरा प्लान यह है कि बड़कोट छोर की ओर से THDC ने 4 ब्लास्ट कर 10.7 मीटर अंदर तक रास्ता बनाया हुआ है। यहां 2 मीटर चौड़ाई का पाइप यानी 483 मीटर तक बिछाया जाएगा। और तीसरा रेस्क्यू टीम प्लान यह है कि SJVNL ने सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग करके 1 मीटर चौड़ा पाइप 30 मीटर तक पहुंचाया गया है उसको, और सुरंग के ऊपर से कुल 86 मीटर पाइप ड्रिल किया जाना है। अभी यह तीसरा प्लान था। चौथा प्लान यह है कि RVNL भी सुरंग के ऊपर एक अन्य जगह पर वर्टिकल ड्रिलिंग का रास्ता बनाएगी। इसके लिए मशीनें भी पहुंच चुकी हैं और अब मशीनों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, जिसे कह लीजिए एक तरीके से बनाया जा रहा है। पांचवां प्लान यह है कि बड़कोट की तरफ से वर्टिकल ड्रिलिंग को ONGC ने फील्ड सर्वे पूरा कर लिया है ONGC ने, और अब BRO ने मशीनों को पहुंचाने के लिए 975 मीटर सड़क तैयार कर लिया है। यानी कि अब पूरे एक तरीके से कह लीजिए कि लब्बो लवाब के साथ आगे बढ़ेंगे और इस पूरे ड्रिलिंग के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये थे पूरे के पूरे 5वें प्लान जो हमने अभी आपको बताया। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां NHAI के सदस्य विशाल चौहान ने कहा मैनुअल ड्रिलिंग किसी क्षण शुरू होने वाली है। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। इसमें 6 सदस्यों की एक टीम होगी जो 3-3 करके समूह में काम करेगी। ड्रिलिंग के लिए धरती के अंदर की हलचल पर नजर रखने के लिए सेंसर भी लगाए जाएंगे। में काम करेगी। अब किसी भी क्षण हमारी जो मैनुअल ड्रिलिंग है वो आरंभ होने वाली है। जैसा वो आपने बताया था कि जब अगर की सारी मशीन निकाल दी गई उसके अंदर से, तो ये पाया गया कि 1.5 मीटर का पाइप जो है वो डैमेज हो गया है। तो उस डैमेज पाइप को अभी काट के निकाल दिया गया है और अब मैनुअल ड्रिलिंग की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें 6 लोगों की टीम होगी जो 3-3 के ग्रुप में काम करेगी। और अभी वर्तमान में जो था पाइप के पीछे वेल्डिंग की जा रही है, और जब वो मैनुअल ड्रिलिंग होगी तो उसको धीरे धीरे उस पाइप को अगर मशीन से पुश किया जाएगा और उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा। जो हमारी टीम वहां काम कर रही है उनकी सुरक्षा के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। और अभी हमने एक फॉल्स रिप जो है क्रिएट की है, जो अगर मशीन के ऊपर आ रही है, जिससे कि जब वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है तो एक तो जगह जगह पे सेंसर वगैरह लगाए गए हैं, जिससे कि इसको मॉनिटर किया जा सके कि अर्थ में कोई मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, और उस स्थिति में अकॉर्डिंगली निर्णय लिया जाएगा। दूसरा काम क्या है, एक फॉल्स रिप लगाई है जहां पे जो हमारे फूड पाइपलाइन है और जहां पे हमारी अगर मशीन है वहां पे कोई मक या वो ना गिरे, उसके लिए भी हमने सुरक्षा के इंतजाम इसमें किए हैं।
उधर उत्तरकाशी टनल में बचाव अभियान लगातार जारी है। इस बीच एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन का बयान सामने निकल कर आया है। उन्होंने कहा कि हालात नियंत्रण में है, जरूरत के अनुसार भोजन और दवाएं भी अंदर जा रही हैं। मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी महत्व दिया गया है। लगातार परिवार के सदस्य भी मजदूर से बातचीत कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री वहां पर गए थे, चिंता की कोई बात नहीं है। खाना पीना, दवाएं, बाकी सस्टेनेंस, रहन सहन के लिए ये सब अंदर जा रहा है एज पर रिक्वायरमेंट। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी जोर दिया जा रहा है। बैकअप कम्युनिकेशंस वहां पर बन गए हैं और ज्यादा मतलब कम्युनिकेशंस के ऊपर अब काफी और बैकअप बन गया है और रेगुलरली फैमिलीज के साथ बातचीत हो रही है। चीफ मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी साहब भी गए थे वहां। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जनरल वीके सिंह साहब वहीं हैं और विजिट्स हुई हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर पीके मिश्रा उधर गए हैं। यूनियन होम सेक्रेटरी मिस्टर अजय भल्ला वो भी वहां पर गए हैं। रुक करेंगे अगली खबर की। अगली खबर कर्णप्रयाग से है। आपको बता दें, जहां मौसम की भविष्यवाणी सटीक साबित होती हुई नजर आ रही। मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई थी, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया गया है। काले बादल छाए होने के साथ साथ ठंड भी बढ़ चुकी है। मौसम विभाग ने बारिश का 3 दिन के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की। अगली खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट की मंजूरी के बाद उत्तराखंड में नई स्क्रैप पॉलिसी शुरू हो चुकी है। अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर नए वाहनों की खरीद पर टैक्स में अब आपको छूट मिल सकती है। आरटीओ प्रवर्तन शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि फिलहाल रुड़की में 2 स्क्रैप सेंटर हैं, जहां से गाड़ियां स्क्रैप करवाई जा सकती हैं। देहरादून में भी आवेदन आने शुरू हो चुके हैं। हालांकि देहरादून का स्क्रैप सेंटर फिलहाल बन रहा है, जिसके निर्माण का कार्यालय जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही नियम बना दिया है कि वैसे डीलर जो पुरानी गाड़ियों का सेल परचेज में का काम करते हैं, उनको आरटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। उनको परिवहन विभाग से सेल परचेज के डीलरशिप के लिए एक लाइसेंस लेना आवश्यक है। लाइसेंस की कुछ प्रक्रिया है, फॉर्म भरना होता है, जीएसटी में फर्म को रजिस्टर्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, यहाँ का एड्रेस होना चाहिए, साथ ही साथ कुछ सिक्योरिटी मनी भी जमा होता है। ठीक, फीस भी लगती है इसमें। इसके बाद उनको जारी कर दिया जाता है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां सिलक्यारा टनल हादसे को लेकर प्रेस वार्ता की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा, सचिव उत्तराखंड शासन डॉक्टर नीरज खैरवाल और निर्माण कंपनी के एमडी महमूद अहमद ने मीडिया से बातचीत की। टनल बनाने वाली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इस बात के गवाह हैं कि मजदूरों को निकालने की हर संभव कोशिश की जा रही है, क्योंकि किसी एक ऑप्शन पर बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए हम सभी प्लानों पर बराबर से काम कर रहे हैं। साथ ही कहा कि हमारा उद्देश्य हमारे 41 साथियों को सुरक्षित बाहर निकालना है। इसमें जितना भी खर्च आएगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। इस दौरान सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी भी मौजूद रहे। तो एक्सपर्ट जो है वो सारे के सारे जो पॉइंट्स डिस्कस होते हैं उस पर काफ़ी चीज़ें डिस्कस होती हैं। और जैसा आपने कहा कि इवन जो टेक्निक का इस्तेमाल होता है सेंसर के लिए, जैसे सिम्फर है, आपके जीएसआई के एक्सपर्ट्स हैं, जो साथ के उसी के साथ में एक लाइट डिटेक्शन लाइडर एक टेक्नोलॉजी होती है, उसके एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था। आई थिंक कहीं उनका कन्फ्यूज़न उनसे नहीं, मतलब हमारे को नहीं पता अगर है तो कोई बात नहीं, अगर हो सकता है अगर होंगे। लेकिन आप ये मानिए सभी तरह के एक्सपर्ट्स जो भी कोई किसी प्रकार की हेल्प हो सकती है उनकी हेल्प ली जा रही है। एजेंसीज हो सकता है कि अपने माध्यम पे अपने एंड से भी ले रहे हों, क्योंकि उनके हेडक्वार्टर्स भी हैं, वो अपने हेडक्वार्टर में बैठे लोगों से चर्चा कर रहे हों, हेडक्वार्टर के लोग आगे किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल एक्सपर्ट से डिस्कशन कर रहे हो सकता है।
कोटद्वार के गब्बर सिंह आर्मी कैंप में सेना भर्ती रैली का आयोजन चल रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। भर्ती रैली में युवा पूरे जोश के साथ अपनी फिजिकल टेस्ट दे रहे हैं। रिटन टेस्ट में पास हुए युवा ही दौड़ में भाग ले पाएंगे। ऐसे में इस बार युवाओं को इसका बेहतर फायदा मिलने जा रहा है। 50-50 युवाओं को एक बैच में दौड़ाया जा रहा है, जिसमें युवाओं को रेस क्लियर करने में ज्यादा फायदा मिल रहा है। युवाओं में भर्ती को लेकर उत्साह बना हुआ है। युवाओं का कहना है कि पिछले बार की भर्ती के मुकाबले इस बार भर्ती में दौड़ निकालना ज्यादा आसान है और सेना की ओर से पूरा टाइम भी दिया जा रहा है हमें। हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा। भर्ती भी बहुत अच्छी थी, टाइम भी फुल दिया जा रहा है। जिसने मेहनत की होगी, मतलब अब उतना कंपटीशन नहीं रहा है। अगर किसी ने पेपर निकाल लिया तो समझ लो 3 महीने की मेहनत है, वो कर लेगा। मैंने तो मेहनत की नहीं थी, बस पेपर निकाला और टाइम पास करने। मूली से हाँ, इससे पिछली बार भी था मेरा ठीक था। वैसे मेरा भी चौथे राउंड में गेट नंबर 3 से निकला मैं भी अंदर। यही था, बस टाइम तो सही दे रहे हैं वैसे। रुक करेंगे अगली खबर की। तिब्बती मार्केट के ठीक सामने सौंदर्यीकरण का काम करवा रहे हैं। सीईओ स्मार्ट सिटी सोनिका ने प्रस्तावित कामों का निरीक्षण भी किया। स्मार्ट सिटी के तहत लोगों के बैठने के लिए बेंच आदि लगवाए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर कॉन्वेंट स्कूल के ठीक सामने मैदान के कोने को भी विकसित करवाया जा रहा है। रामनगर के प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर में 3 साल बाद गंगा स्नान के मेले का आयोजन किया गया है। मंदिर परिसर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान मेला लगा है, जहां दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने कोसी नदी में आस्था की डुबकी लगाई। यहां रविवार की शाम से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है और सोमवार सुबह से ही श्रद्धालुओं ने कोसी की पवित्र धारा में डुबकी लगाना शुरू कर दिया। इस दौरान सुबह से ही मां गर्जिया के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। इस अवसर पर मंदिर समिति के लोगों ने कोस नदी को स्वच्छ रखने की जनता से अपील भी की है। साथ ही स्थानीय पुलिस प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए हैं। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, श्रद्धालुओं की गिनती में तो काफी कमी रही है, लेकिन जैसे 3 साल बाद आज मेले का ये उद्घाटन फिर से हुआ है, मेला फिर से चालू हुआ है, तो काफी अच्छी चीज है। काफी मंदिर के लिए काफी अच्छी चीज है, प्रशासन का भी साथ मिला है। पर जिस प्रकार से आज श्रद्धालु रहे हैं, तो लगता है कि जो 3 साल मंदिर बंद रहा कोविड में, उसका असर रहा है कि जिससे इसमें श्रद्धालुओं की गिनती में कमी दिखी है। श्रद्धालु यहाँ कहते हैं बाजपुर से भी आते हैं, मुरादाबाद से भी आते हैं, रामपुर से भी आते हैं। ज्यादातर दूर दराज के लोग, प्लेन से लोग ज्यादा इधर आते हैं। श्रद्धालुओं की वैसे जो ज्यादातर गिनती यहाँ में स्नान के द्वारा समय रहती है, वो तकरीबन 50 से 60 हजार रहती है, तकरीबन 80 हजार भी रहती है। उधर रुड़की के नगर निगम सभागार में खानपुर विधायक उमेश कुमार ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार को संबोधित करते हुए विधायक उमेश कुमार ने बताया कि आगामी 3 दिसंबर को भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बॉलर मोहम्मद शमी उनके आमंत्रण पर हरिद्वार आएंगे और हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में वो क्षेत्र की जनता और युवाओं के साथ विश्व कप के अनुभव को साझा करेंगे। साथ ही वो प्रयास करेंगे कि उससे पहले रुड़की में भी वो थोड़ा समय दें। उन्होंने कहा कि उस दौरान वह क्षेत्र के युवाओं के सवालों के जवाब भी देंगे और खिलाड़ियों को भी बेहतर खेलने के टिप्स देंगे। हमारे देश की एक ऐसी प्रतिभा जिसने पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाया, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से निकलकर देश के सामने आया और उसने साबित किया कि कैसी भी विपरीत परिस्थितियां, अगर इंसान की मनोस्थिति मजबूत है और उसकी हिम्मत उसके साथ है, तो वो कोई भी मानक, कोई भी आयाम स्थापित कर सकता है। अभी जो 2023 में वर्ल्ड कप हुआ, उसमें 9 मैचों में पूरी दुनिया को चौंका देने वाला एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद शमी है, वो मेरे आमंत्रण पर मैंने उनसे बात की। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि आप हरिद्वार जनपद आए, हमारे युवाओं के साथ अपना तजुर्बा शेयर करें।
खबर मसूरी से है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर मसूरी राधाकृष्ण मंदिर के सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा विकसित भारत संकल्प यात्रा पर चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं से कहा गया कि वे भारत संकल्प यात्रा के मसूरी पहुंचने पर घर घर तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जाकर के उनकी जानकारी दें। इस मौके पर मसूरी प्रभारी रतन सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड में बिरसा मुंडा की जयंती पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया था, जिसे जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे देश में यात्रा निकाली जा रही है। नवंबर 2023 से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के खूंटी जिले में जाकर जो अपने बिरसा मुंडा जी, जिनको भगवान का दर्जा प्राप्त है, ऐसे उनके जन्म तिथि से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो पिछले 9.5 वर्षों में केंद्र सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य किए गए, लोक कल्याण के काम इस देश के अंदर किए गए, उन सब को जन जन तक पहुंचाना और उसका माध्यम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बने, इसी विषय पर आज की मसूरी मंडल की बैठक रखी गई थी। देखिए, विकसित भारत यात्रा, संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आज से हमारे शुरू हो गए हैं, जिसको लेकर मसूरी मंडल की बैठक की गई, जिसमें पूरे मसूरी मंडल में चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र से वो यात्राएं निकलनी है। उस यात्रा में केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको लेकर चर्चाएं होनी है, उसका लाभ जन जन तक कैसे पहुंचे उसके विषय पे बात होनी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो चाहती है कि भारत देश 2028 तक सशक्त रूप से उभरे और एक विकासशील भारत के रूप में उभरे। रानीखेत में सेना के गुरुद्वारे में केआरसी की तरफ से प्रकाश पर्व मनाया गया, जिसमें कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर गौरव बग्गा और रमनदीप बग्गा के साथ गुरुद्वारे में सैन्य अधिकारियों, सैन्य परिवारों और सिविलियन के साथ मत्था टेका और लंगर भी खाया। इसके साथ ही कमांडेंट बग्गा ने कीर्तन में आए 6 रागियों को वस्त्र भेंट किए और सभी के साथ प्रसाद ग्रहण किया। गुरुद्वारे के ठीक सामने सेना के मनकामेश्वर मंदिर में भी पूजा की गई। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार सहित कई गंभीर आरोप भी लगा दिए। उन्होंने प्रदेश में आगामी खनन नीति, बेरोजगारी, नौकरियों और सरकारी नीतियों में भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने बताया, जल्द सरकार एक खनन नीति लाने वाली है जिससे निजी कंपनी को बड़ा मुनाफा होगा और सरकारी धन पर गिरावट आएगा। राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने भाजपा सरकार के चहीते को खनन का निजीकरण सौंपने का इल्जाम लगा दिया। उन्होंने आशंका जताई है कि अगर खनन को निजीकरण किया जाता है तो कहीं ना कहीं प्रदेश के युवाओं की नौकरी और सरकारी धन पर इसका खासा असर पड़ने वाला है। अगली खबर भी देहरादून से है, जहां 28 नवंबर से आपदा प्रबंधन पर 6ठी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिवसीय सम्मेलन में कुल 70 सत्र होंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ आपदा के संबंध में अपने विचार रखेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में करीब 600 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना जताई जा रही है। आपदा सम्मेलन भी ऐसे वक्त पर हो रहा है जब उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा स्थित टनल हादसा हुआ, जहां 41 मजदूर पिछले 16 दिनों से फंसे हुए हैं। वहीं सम्मेलन के शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। देहरादून डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक भी हुई। ये आपदा प्रबंधन के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले सालों में बिल्कुल फेल रही है। चाहे जोशीमठ का मामला हो, चाहे ये हमारा उत्तरकाशी का मामला हो टनल का, या फिर धारचूला का मामला हो, या हरिद्वार में जो आपदा आई, अभी किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, वो हो। कहीं पर भी आपदा से प्रभावित पीड़ित लोगों को न सही मुआवजा मिल पा रहा है, न समय के साथ वहाँ सुधार हो पा रहा है। तो साफ फेलियर दिखाई दे पा रहा है। अब यहाँ पर जो आपदा प्रबंधन की अंतर्राष्ट्रीय बैठक
हो रही है, तो हम स्वागत करते हैं सबका और उनसे निवेदन करते हैं कि कम से कम हमारी राज्य सरकार को भी आपदा से कैसे निपटा जाए, कैसे ये ऑपरेशन सही समय पर जो है कि ठीक हो जाए, कैसे राज्य में जब आपदा आ रही है तो आपदा के बाद जो आप मुआवजा देते हैं वो आप उनके घाव को खरोचने का काम करते हैं। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।